नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान का अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकार आप पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर के 19 तक आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों से संरक्षण की बात करता है। पूरे संविधान में अगर कुछ महत्वपूर्ण चैप्टरों की बात की जाए तो उनमें ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अनुच्छेद 20। ये हर नागरिक को जानना चाहिए और ये नागरिकों को भी ये अधिकार है और बाहरी लोगों को भी अधिकार है, यानी भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये अधिकार है और इसको जानना चाहिए। चलिए हम विस्तार से जानते हैं। आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है आप समझ रहे हैं, इसमें एक पुलिस वाला है, एक आदमी को टार्चर कर रहा है। यानी आप इस वीडियो में ये भी पढ़ेंगे कि कैसे पुलिस के सामने अगर कोई बात कबूल की गई है तो उसे न्यायालय नहीं मानता, इसलिए पुलिस से बहुत डरने की ज़रूरत भी नहीं है और जबरन आपके अपराध को पुलिस स्वीकार नहीं करवा सकती है ना। तो चलिए यही सब हम आज देखेंगे। अनुच्छेद 20 तो मूल संविधान में जो बात लिखी थी वही आज भी लिखी है, इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, नाम से ही स्पष्ट है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और इसमें 3 जो है इसके उपभाग हैं। अनुच्छेद 20 का 1, अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 20 का 3। 20 का 1 कहता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, क्या है हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा है दोहरे दंड से संरक्षण और तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, सेल्फ प्रिजर्वेंस। दोहरा दंड, डबल जेपॉर्डी, कार्योत्तर विधियाँ यानी जो विधि कार्य करने के बाद बनी है वो क्या कहती है। तो इन तीनों को ही हम विस्तार से देखेंगे और इस वीडियो में हम 10 ठो प्रश्न भी देंगे, आप उसको हल करेंगे तभी, जब इसको आप अच्छे से देखे रहेंगे तब। चलिए पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण यानी अनुच्छेद 20 का पहला। ये क्या है, मैं बहुत थ्योरी की बात नहीं करूँगा, सीधा सीधा मैं आपको व्यवहारिक ढंग से समझाऊंगा तब समझ पाएंगे। अगर एक लाइन में आधी लाइन में इसको लिखना हो तो लिखेंगे कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपने कार्य कर दिया, कौन सा कार्य कर दिया, ध्यान रखिएगा ये पूरा अनुच्छेद 20 जो है वो अपराधियों की बात करता है, यानी अपराध से संबंधित मामले हैं यहाँ पर, इसके अलावा कोई और मामला यहाँ पे नहीं है। तो जब भी हम कार्य की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि आपराधिक कार्य, क्रिमिनल और सिविल दोनों। तो कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब होता है ऐसा आपराधिक कार्य हो गया है लेकिन उस पर जो दंड का विधान है वो कैसा है वो बाद में बनता है, तो वो बाद वाला जो दंड है वो पहले किए हुए कार्य पर लागू नहीं होगा, ये कहता है। जैसे आप समझिए मैं आज की तारीख लिख दूं 15 नवंबर 2025, एक तारीख है। दूसरी तारीख मैं लिख रहा हूं 20 नवंबर 2025। समझिएगा ए नाम के व्यक्ति ने बी को मारा पीटा। तो ए क्या है? ए है अपराधी, इसने अपराध किया। और बी क्या है? विक्टिम, अभियुक्त। तो विक्टिम लिखते हैं यानी कि जो शिकार हुआ, विक्टिम। तो अपराधी और विक्टिम। अब यहाँ पे समझिए कि ए ने बी को मारा, तारीख थी 15 नवंबर, और जब इसने इनको मारा तो उस समय मारपीट का जो नियम बनाया गया था सज़ा का, मान लीजिए सज़ा का नियम ये था कि अगर कोई व्यक्ति किसी को एक चाटा मारेगा तो उसे 2 माह की सज़ा होगी। 2 माह की सज़ा, मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, ये ऐसा होता है कि नहीं उससे मतलब नहीं है। मान लीजिए 15 नवंबर 2025 को ए व्यक्ति ने बी को मारा चाटे से, उसकी सज़ा है, यानी उस समय कानून बना हुआ था पहले से ही कि 2 माह की सज़ा होगी जो ए मतलब किसी व्यक्ति को चाटा मारेगा। ठीक है, इन्हें 2 माह की सज़ा मान लीजिए मिल गई। उसके 5 दिन के बाद 20 तारीख को इसी पर देखा गया कि ये अपराध बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग चाटा मार ही रहे हैं। तो दूसरा कानून बन गया कि अब जो किसी को चाटा मारेगा तो चाटा मारने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की सज़ा होगी, 2 वर्ष की सज़ा होगी। और यहाँ पर 21 नवंबर को मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को चाटा मारा, तो इस व्यक्ति को मान लीजिए ये व्यक्ति है सी,
तो इस सी को 2 वर्ष की सज़ा होगी, 2 वर्ष की सज़ा। लेकिन ए व्यक्ति जो 2 महीने की सज़ा प्राप्त किया हुआ है, यानी इस समय जेल में बंद है 2 महीने के लिए, तो अब उसे 2 साल नहीं किया जाएगा, उसकी सज़ा को 2 महीने में ख़त्म माना जाएगा। 2 महीना जैसे ही पूरा होगा, जिस दिन उसको सज़ा सुनाई गई थी, तब से 2 महीने में उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस तारीख के बाद जो किसी को चाटा मार रहा है, उसको सज़ा होगी 2 वर्ष की, क्योंकि वो उस कानून में है जो कानून बन चुका है। यही है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी आपका किया हुआ ऐसा कार्य जो कि उस कानून के तहत नहीं आता जो कानून बना है, उस कानून के बनने की तारीख से पहले ही वो कार्य हो गया है, तो उस समय जो नियम था वो लागू होगा। बाद में भले कठोरता का नियम बना दिया जाए, लेकिन वो कठोरता का नियम अब लागू नहीं होगा। जैसे आप निर्भया कांड देखे होंगे दिल्ली में, उस समय क्या नियम था, 18 वर्ष, यानी 18 वर्ष के नीचे अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको बच्चों जैसी सज़ा होगी। लेकिन देखा गया कि 16-17 साल की उम्र के बहुत बच्चे बहुत बड़े बड़े क्राइम कर रहे हैं, तो सरकार ने उम्र घटा के 16 वर्ष कर दिया। यानी अब 16 वर्ष का भी व्यक्ति अगर कोई करेगा इस तरह से कृत्य, तो बड़े लोगों की जैसी सज़ा मिलेगी। लेकिन इसके पहले जो काम कर चुके थे कृत्य, 17 साल का कोई बच्चा, तो उसको बच्चों जैसी जो सज़ा मिली थी वो वही मिली है। भले बाद में कह दिया गया कि अब 16 साल के भी व्यक्ति को कठोर सज़ा मिलेगी, लेकिन वो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून के वो पहले ही अपराधी थे, है ना। तो कहने का मतलब कि आपने जो भी कृत्य किया है, वो कृत्य उस समय जो नियम है उसके तहत सज़ा होगी। उसके बाद अगर सज़ा कठोर होती है, नियम बनता है, तो वो कठोरता आप पर लागू नहीं होगा, वो कठोरता लागू होगा उस तारीख के बाद से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और समझिए, अगर यहाँ पर ए ने चाटा मारा बी को, 2 महीने की सज़ा थी उस समय, 2 महीने की उन्हें सज़ा हो गई। 20 तारीख को फिर से नया कानून बना, और वो कानून कहता है कि अब केवल और केवल 2 दिन की सज़ा होगी, 2 दिन की। तो अब 20 तारीख या उसके बाद कोई भी चाटा मारेगा किसी को, तो 2 दिन की सज़ा मिलेगी। प्रश्न ये है कि ये पहले वाला व्यक्ति 2 महीने का पाया है, तो इसका क्या होगा, क्या ये 2 महीने तक सज़ा झेलेगा? तो जी नहीं, ये सज़ा जो है 2 महीने तक नहीं झेलेगा, क्योंकि 5 दिन के बाद ही ये नियम बन गया था कि अब 2 दिन तक ही सज़ा होगी। तो ये व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि इसकी जो सज़ा है वो ज़्यादा है, बाद के कानून की सज़ा कम है। तो अगर बाद में कानून कठोरता का नहीं बनता, आसान बनता है, यानी उसमें दंड कम है, और पहले के कानून में दंड ज़्यादा था, तो पहले की जो सज़ा लोग पाए हुए व्यक्ति हैं उनको इस पर लागू किया जाएगा, यानी उनकी सज़ा को कम कर दिया जाएगा, है ना। तो यानी सज़ा बढ़ाई जाती है तो लागू नहीं होगा, सज़ा कम होती है तो लागू हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप समझ गए, ये दोनों मामला है सिविल और क्रिमिनल का, दोनों। चलिए, अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि दोहरे दंड से संरक्षण, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं डबल जियोपार्डी बोलते हैं, DY, GEOPARDY, डबल जियोपार्डी, दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरा दंड का मतलब क्या? अब देखिए यहाँ पे 2 शब्द मैं लिख रहा हूँ, अभियोजित और दंडित। अभियोजित और दंडित, इसमें बात ये कही गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर अभियोजन चला हुआ है, यानी ये वो अभियोजित है और उसको सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो अब दोबारा उस काम के लिए न उसे अभियोजित किया जाएगा न उसे दंडित किया जाएगा। जैसे एक व्यक्ति ने किसी को चाटा मारा, उसे 2 महीने की सज़ा हो गई और वो सज़ा पा करके सज़ा झेल लिया, अब ख़त्म हो गई उसकी सज़ा, तो अब दोबारा कभी उस पर केस उस चीज़ के लिए नहीं चलेगा कि फला व्यक्ति ने चाटा मारा था, क्योंकि एक बार चाटा मारा था, उसको सज़ा मिल गई, दोबारा उसको सज़ा नहीं मिलेगी। यानी डबल सज़ा नहीं है, ऐसे समझिए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सज़ा किसी को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो दोबारा चाटा मार देगा तो दोबारा उसको सज़ा मिलेगी, तिबारा मारेगा तिबारा भी मिलेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभियोजन, उसको अभियोजित नहीं किया जाएगा और दंडित नहीं किया जाएगा।
लेकिन हाँ, अगर सज़ा वो पा चुका है तो पूर्व सज़ा पाया हुआ व्यक्ति तो कहा ही जाएगा, उसका रिकॉर्ड तो रहेगा ही। तो मैं यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो थोड़ा सा मैं आपको बस समझा देता हूँ विस्तार से, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है कानून की भाषा में। देखिए, एक शब्द आएगा पीड़ित और एक शब्द आएगा दोषी। ये दो लोग हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। पीड़ित का मतलब क्या है? पीड़ित का मतलब अभी हम बताए, पीड़ित का मतलब होता है कि उसको उसके ऊपर जुर्म हुआ और वो पुलिस के पास गया, फिर पुलिस मामला पहुंचाई न्यायालय में, न्यायालय में केस चल रहा है। पीड़ित मतलब किसी के ऊपर जुर्म हुआ और वो न्यायालय चला गया, जुर्म हुआ और न्यायालय गया, वो व्यक्ति पीड़ित है। और मुकदमा चल रहा पीड़ित, मुकदमा चल रहा पीड़ित, जब न्यायालय मुकदमा चला रही है, यानी कि जिसने उसके ऊपर जुर्म किया है पक्ष और विपक्ष दोनों को देख रही है, तब तक इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? मुकदमा चल रहा पीड़ित। और जब मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, जिसने इसको पीड़ा पहुंचाई है उसको सज़ा मिल जाएगी, तब इस व्यक्ति को कहा जाएगा न्याय प्राप्त पीड़ित। तो एक लाइन में समझिए, किसी के ऊपर जुर्म हुआ, वो व्यक्ति क्या है? पीड़ित है। वो चला गया न्यायालय, न्यायालय में मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा पीड़ित। न्यायालय ने सज़ा सुना दिया, जिसने उसके ऊपर हानि पहुंचाई थी उसको सज़ा मिल गई। अब वह व्यक्ति क्या है? न्याय प्राप्त पीड़ित, यानी उसे न्याय मिल चुका है। तो ये तीन शब्द आ गए यहाँ पे। अब जो व्यक्ति पीड़ा पहुंचाई है, यानी कि जो दोषी है, क्या है? दोषी। तो सबसे पहले जब उसने किसी को पीड़ा पहुंचाई यानी कि जुर्म किया, उस समय वो क्या हो गया? उस समय वो हो गया, जब उसे पुलिस ने पकड़ा, वह हो गया अभियुक्त, एक्यूज्ड अंग्रेजी में बोलते हैं, एक्यूज्ड, वो अभियुक्त हो गया। और अब उसको न्यायालय में पहुंचा दिया गया, है ना, यानी मुकदमा चल रहा है, तो वो क्या हो गया? अभियोजित हो गया, अभियोजित। अभियुक्त मतलब पुलिस ने उसको पकड़ा, न्यायालय ले गई, बताया कि हुजूर इसने अपराध किया है। वो अपराध किया है या नहीं ये फैसला न्यायालय देगी, अभी उसे पकड़ा गया है, वो उस समय क्या है? अभियुक्त है। उस पर प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी जांच पड़ताल हो रही है कि उसने जुर्म सही किया है या नहीं किया है। उस समय क्या है? अभियोजित, यानी जिस समय पीड़ित मुकदमा चल रहा पीड़ित है, उसी समय ये क्या है? दोषी अभियोजित है। अब पता चला कि झूठा मामला था, इसने उसको पीड़ा ही नहीं पहुंचाई थी, तो ये क्या हो जाएगा? अब बरी हो जाएगा, बरी, है ना, बरी, रिलीज हो गया, बरी, दोष मुक्त, बरी। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है इस व्यक्ति के लिए, ना ही इसका कोई रिकॉर्ड खराब होगा, न ही नौकरी से वंचित होगा, न ही समाज की नज़र में गिरेगा, क्योंकि किसी को भी अभियुक्त किया जा सकता है, किसी पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है और वो बरी भी हो सकता है, समस्या यहाँ नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति बरी न हो, व्यक्ति बरी न हो और वो दोषी पाया जाए, यानी दोष उसका सिद्ध हो जाए, जब दोष सिद्ध हो गया यानी उसने अपने अपराधों को स्वीकार कर लिया, मान लिया कि हाँ मैं दोषी हूँ, हमने ये खून किया है, हमने ये पाप किया है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया? दोषी हो गया, दोषी। अब उसे सज़ा सुना दी गई, है ना, तो वो अब व्यक्ति क्या हो गया? दंडित हो गया, यानी पनिश्ड, दंडित। आखिर में वो क्या हुआ? दंडित हुआ और उसने पूरी सज़ा को ख़त्म कर दिया। मान लीजिए 6 साल की सज़ा हुई थी या 10 साल की सज़ा हुई थी, अब वो सज़ा खत्म हो गई उसकी, तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्व दोषी। कहने का मतलब कि यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई उसको नेगेटिव रोल नहीं दिया गया एक तरह से, लेकिन जैसे उसे दोषी पाया जाएगा उसे दंडित किया जाएगा, भले उसने पूरी सज़ा प्राप्त कर ली हो, लेकिन ये जो टाइटल है पूर्व दोषी की वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो गुनाह कर देता है, भले वो छूट गया है, सज़ा प्राप्त कर चुका है, ख़त्म हो गया है उसका, लेकिन अगर उस क्षेत्र में वहाँ पे कोई भी जुर्म होता है तो उसको शक की नज़र से देखा जाता है, पुलिस उसको पहले पकड़ती है कि यही कर सकता है, इसी ने चोरी किया था, है ना। तो ये शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा।
और एक होता है प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है कि राज्य की ओर से जारी किया हुआ एक अधिवक्ता कह सकते हैं, जो बहस करता है। उदाहरण के लिए जैसे मेरे ऊपर कोई अपराध हुआ, मतलब मैं एक क्या हूँ, मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ, तो हमारी मदद करने के लिए दो लोग आएंगे, पहली पुलिस और दूसरी न्यायालय। न्यायालय तो नहीं, न्यायालय तो सजा सुनाएगा। पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसे अधिवक्ता बोलते हैं, मतलब सरकारी अधिवक्ता, यानी राज्य मुहैया कराता है। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो जो व्यक्ति जिसके ऊपर जुर्म हुआ है उसके लिए काम करता है। उदाहरण के लिए अगर किसी का बलात्कार हुआ है, किसी की हत्या हुई है, तो उसकी ओर से प्राइवेट प्रोसिक्यूटर नहीं जाता है, मतलब प्राइवेट अधिवक्ता बहस नहीं कर सकता। सरकार ही मुहैया कराती है, राज्य ही मुहैया कराती है। वो भले प्राइवेट कर लेगा तो केवल वो उसके लिए केवल एक मार्गदर्शक का काम करेगा, लेकिन पूरी प्रक्रिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करता है। इसका रीज़न क्या है, इसका दर्शन क्या है? इसका दर्शन ये है कि जो राज्य होता है, हमने आपको बताया है कि राज्य सर्वोच्च सत्ता होती है, राज्य से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं होता एक राज्य में। और राज्य पूरे काम को करने के लिए क्या गठन करती है? सरकार का गठन करती है। तो सरकार क्या है? राज्य की एजेंट है। राज्य एक अमूर्त चीज़ है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सरकार एक मूर्त चीज़ है जो दिखाई देती है। सरकार ही सारा काम करती है, यानी सरकार से बड़ा कोई नहीं। अब मान लीजिए कि ए व्यक्ति है, बहुत गरीब है, कमज़ोर है, गरीब है, कमज़ोर है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कम पढ़ा लिखा हुआ है, तो इसको कोई भी परेशान कर सकता है। ये अमीर व्यक्ति है ना, अमीर है और ताकतवर है, पढ़ा लिखा है, तो ये इसको परेशान कर सकता है। मान लीजिए इसने इसकी हत्या ही कर दी, तो अब इसने इसकी हत्या कर दिया तो इसके जो भाई बंधु होंगे या जो भी लोग होंगे वो भी तो इससे कमज़ोर ही होंगे, तो ये इससे लड़ नहीं पाएंगे। तो ये दर्शन है न्याय का कि जैसे ही ये व्यक्ति किसी को भी दंडित करेगा, किसी के भी ऊपर अत्याचार करेगा, तो ये माना जाएगा कि ये व्यक्ति इसके ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा है, ये व्यक्ति इसको जुर्म नहीं, मतलब इसके ऊपर जुर्म नहीं किया है, बल्कि ये व्यक्ति सरकार के ऊपर जुर्म किया, यानी सरकार का दोषी है। इसने इसके खिलाफ पाप नहीं, सरकार के खिलाफ पाप किया है। इसीलिए इसकी ओर से तुरंत सरकार आती है, यानी कि पुलिस और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि सरकार से बड़ा ताकतवर कोई नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि अगर किसी के यहाँ डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, ज़बरदस्त मारपीट हो जाए, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, मतलब क्रिमिनल केस हो गई अगर, तो वो व्यक्ति बाद में अगर कहे भी कि मैं फला व्यक्ति ने जो हमारे ऊपर ये किया है, हमारे बच्चे को मारा है ना, हमारी धन संपदा लूटी है, हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया है, या हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार किया है, तो हे सरकार मैं इन्हें माफ़ करता हूँ, छोड़ दिया जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपके ऊपर हुआ है जुर्म ज़रूर, लेकिन वो आपके ऊपर नहीं, राज्य के ऊपर हुआ है। इसलिए अब राज्य उसको सज़ा देगी, उसको सज़ा करवाएगी, आपसे मतलब नहीं है ना। तो ये दर्शन है, यही मामला है इसका, इसलिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपने आप होते हैं। अब आती है तीसरी बात, आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित, यानी अनुच्छेद 20 का 3। इसमें ये बताया गया है कि कोई भी अपराधी ही क्यों न हो व्यक्ति, पुलिस उससे या न्यायालय उससे या कोई भी उससे जबरन जुर्म नहीं स्वीकार करवा सकता, जबरन। उदाहरण के लिए ए व्यक्ति ने जुर्म किया, पुलिस उसे उठा ले गई पुलिस स्टेशन और इसको खूब मारा, खूब डराया धमकाया, और इसने डर बस जुर्म को स्वीकार कर लिया। मान लीजिए इसने जुर्म किया भी था या नहीं किया था, इसने स्वीकार कर लिया, तो ये जो स्वीकार भले ही कर लिया पुलिस के सामने, लेकिन यह जो स्वीकार्यता है उसकी, वह न्यायालय में मान्य नहीं है। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि पुलिस जबरन किसी निर्दोष को भी दोषी करार दे देती है, यानी उसके डरा करके, धमका करके, मार करके। चोरी नहीं किया है, चोरी कोई और किया है, लेकिन जो चोरी और किया है वो बड़ा व्यक्ति है, डकैती किया है वो बड़ा व्यक्ति है, उसका पैसा पुलिस के पास आ गया, या धमकी पुलिस के पास आ गई, या पुलिस का वो हितैषी भी हो सकता है ना। तो यहाँ भेदभाव हो सकता है। तो ऐसे में पुलिस किसी गरीब को, बेसहारा को थाने उठा ले जाएगी, मारेगी,
डराएगी, धमकाएगी, कहेगी कि तुम जुर्म स्वीकार कर लो, तुम ही कह दो कि हम चोरी किए हैं, तो व्यक्ति डर के मारे कह देगा कि हाँ हमने ही चोरी किया है, हमने ही जुर्म किया है। फिर उसे न्यायालय सज़ा सुना देगी, फांसी की, उम्र कैद की या जो भी। तो इस चीज़ को से बचने के लिए ऐसा किया गया है कि पुलिस के सामने या न्यायालय के भी सामने जबरन वो जुर्म नहीं स्वीकार करेगा। न्यायालय के भी सामने अगर कोई जुर्म स्वीकार करता है तो जज ये देखता है कि ये व्यक्ति कहीं दबाव में आकर के तो नहीं कह रहा है कि हाँ हुजूर हमने ही ये मर्डर किया है, हमने ही चोरी किया है, हमने ही ये पाप किया है। ये सब कुछ देखा जाता है। तो यानी आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित है कि हम स्वतंत्र हैं, हम अपने उद्गार को अपनी मर्जी से व्यक्त करेंगे, हमें चुप रहने का भी अधिकार है। पुलिस हमें उठा ले जाएगी, हमसे कुछ पूछेगी, हमारी मर्जी हम कुछ बताएं या न बताएं, हमें चुप रहने का भी हमारा मौलिक अधिकार है। मैंने पुलिस पूछती है कुछ, अगर हम ही दोषी हैं तो हम गवाह हैं तब हमको बताना पड़ेगा। मतलब हमारे सामने अगर कुछ हुआ है और ये भी पता भी चल गया कि हाँ ये व्यक्ति वहाँ पे था तो हमको बताना है। लेकिन अगर हमारे पर खुद मैं खुद अभियुक्त हूँ तो ऐसा नहीं होगा, मैं चुप रह सकता हूँ, है ना। लेकिन हाँ, पुलिस हमारे नाखूनों के सैंपल ले सकती है, हमारा DNA, हमारे बाल, हमारे फिजिकल चीज़ों को वो गवाही के तौर पे रखवा सकती है। जब चार्जशीट बनाती है पुलिस, IO जो होता है, तो उसमें वो सिर्फ ये छोड़ करके कि ये व्यक्ति ने क्या किया, मतलब क्या कहा है, इस चीज़ को छोड़ करके बाकी उसके अन्य पक्ष, बाह्य पक्ष जो होते हैं वो सब कुछ लिखती है कि हाँ जब मैं इसको पकड़ा ये काँप रहा था, ये भाग रहा था, इधर उधर की बात बोल रहा था, या इसके बाएं हाथ पे चोट भी लगा हुआ था, है ना, बहुत घबराया हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो वो चार्जशीट में लिखी जाएंगी और ये मान्य भी है। लेकिन ये नहीं मान्य होगा कि वो व्यक्ति स्वयं कह दे कि हाँ हमने ही ये जुर्म किया है। वो न्यायालय में ही कहेगा कि हमने ये जुर्म किया है, मजिस्ट्रेट जज के सामने, और उसकी भी क्रॉस चेकिंग होगी कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो यही है मामला। जो हमारा मौलिक अधिकार है 20 का 3, वो कहता है आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित है। हमें जबरन कोई भी स्वीकार नहीं करवा सकता हमारे जुर्म को। अब आप समझिए, यहाँ पर हमने बहुत आपको शॉर्टकट में, बहुत संक्षिप्त में बता दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा, लगभग 1 घंटे का होगा। उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि जब कोई पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, वो क्या क्या कर सकती है। फिर वो पुलिस उस व्यक्ति को कहाँ ले जाएगी? न्यायालय। पुलिस के पकड़ते समय, न्यायालय जाते समय, वो जो दोषी है जिसको अभियुक्त किया गया है, पुलिस ने पकड़ा है, उसके क्या क्या अधिकार हैं, ये सब कुछ। फिर न्यायालय में जब सज़ा सुनाई जाएगी तो उसके क्या क्या अधिकार हैं। फिर वो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसे सज़ा सुनाई जाएगी। सज़ा बीत जाने के बाद जब वो समाज में आएगा तब उसकी क्या भूमिका होगी, वो कितना, कौन कौन से चुनाव लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता, कितने साल की सज़ा होने पे चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ पाता या लड़ पाता है, वोट दे पाएगा जेल से कि नहीं, चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा। फिर एविडेंस के बारे में आपको बताऊँगा कि किस किस चीज़ को एविडेंस माना जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, है ना, DNA टेस्ट, किस चीज़ से कोई व्यक्ति मना कर सकता है, क्या उसके अधिकार हैं। थाने पे जाने के बाद कब हम अपना वकील कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब कुछ हम डिटेल में बताएंगे। चूँकि हम संविधान पढ़ा रहे हैं इसलिए अब वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, वो कानून की बात हो गई ना, अलग से जो लॉ वगैरह में पढ़ाया जाता है। लेकिन अब इसी से रिलेटेड है तो आपकी जिज्ञासा भी बढ़ गई होगी ना, तो इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम आपको बताएं। लेकिन वो संविधान का चैप्टर नहीं होगा, मैं उसे दोपहर में वीडियो अपलोड करूँगा 1 घंटे के लिए, बस जल्दी ही 2-4 दिन के अंदर। तो हमारा जो अनुच्छेद 20 था वो होता है समाप्त। अब इन्हीं तीनों को ध्यान में रख करके हमने 10 प्रश्नों का सेट तैयार किया है। आइए उसे लगाते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, अनुच्छेद 20 का 1 किससे संबंधित है? दोहरे दंड से संरक्षण, पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण, आत्म अभियोजन से संरक्षण या निष्पक्ष न्याय का अधिकार। तो अनुच्छेद 20 का 1 अभी हम बताए, पूर्वव्यापी दंड से संरक्षण, है ना। डबल जेपॉर्डी किस उपबंध में दिया गया है? तो दूसरा वाला था अनुच्छेद 20 का 2, यानी कि एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं होगी। पुलिस के सामने दिया गया कबूलनामा अदालत में क्यों अस्वीकार्य है? क्यों अस्वीकार्य है?
क्योंकि यह लिखित नहीं होता, क्योंकि यह न्यायाधीश के सामने नहीं होता, क्योंकि अक्सर दबाव में होता है, और डी है बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों है, क्योंकि यह न्यायाधीश के सामने नहीं होता इसलिए भी, और क्योंकि यह अक्सर दबाव में होता है ये भी। इसीलिए ये नियम बनाया गया है कि जो पुलिस के सामने कबूलनामा होगा वो मान्य नहीं होगा। किसी अपराध के लिए 2 बार सजा न देना किस सिद्धांत का हिस्सा है? प्रिवेंटिव जस्टिस, सोशल जस्टिस, डबल जेपॉर्डी, नेचुरल जस्टिस। तो डबल जेपॉर्डी जो है यही कहती है कि 2 बार सजा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 20 का 3 किस प्रकार की सुरक्षा देता है? तो नागरिक अधिकार, आत्म अभियोजन से संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार। तो सेल्फ प्रिविलेंस, आत्म अभियोजन से संरक्षण। निम्न में से कौन सा नमूना सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंतर्गत नहीं आता? उंगलियों के निशान, आवाज़ का नमूना, खून का नमूना, मौखिक स्वीकृति। देखिए आवाज़ का नमूना, मौखिक स्वीकृति इसकी तो मनाही है क्योंकि ये इंटरनल होता है ना। खून भी रोका जा सकता है, डीएनए में बाल नाखून को लिया जा सकता है, लेकिन ब्लड निकालने की अनुमति नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है? अंगुलियों के निशान। आपकी उंगली में चोट आ गई है तो पूछा जाएगा ना कि चोट कैसे आई। बाकी इनके लिए स्वतंत्र है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मुख्य रूप से क्या रोकता है? एक्स पोस्ट मतलब पुराना, फैक्टो लॉ मतलब पुराना, तो पिछले अपराध पर कठोर दंड लगाना यही रोकता है कि पिछला जो अपराध हुआ है वो अब के कठोरता के हिसाब से नहीं लागू होगा। किस परिस्थिति में अनुच्छेद 20 लागू नहीं होता? केवल नागरिक मामलों में, केवल आपराधिक मामलों में, केवल पारिवारिक विवादों में, केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई में। तो ये केवल, अच्छा किस परिस्थिति में अनुच्छेद 20 लागू होता है? लागू होता है तो केवल आपराधिक मामलों में। हमने शुरू में ही बताया था केवल ये अपराध से संबंधित है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 किस श्रेणी के अधिकारों में आता है? समानता का अधिकार तो है नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार तो है, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का ही अधिकार है, लेकिन अपराधों में संरक्षण इसका है ये मुख्य रूप से, तो सी होगा, अपराधों में संरक्षण। अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध बयान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किसमें निहित है? चलिए इसका उत्तर आपको देना है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 का 3, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद डी, ABCD। इन चारों में जो आपको लगे आप विकल्प चुन करके आंसर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।